नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे करंट सिनेरियो के बारे में, क्योंकि तत्कालिक जो कारण होते हैं वो बाज़ार को सीधे प्रभावित करते हैं और बाज़ार को ही प्रभावित नहीं करते, वो आने वाले समय के लिए भी हमारी रूपरेखा तैयार करते हैं। आने वाले समय में उनका क्या प्रभाव, दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं, इन सब विषय पर विशेषज्ञ से हम आज बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सुदर्शन मुंदड़ा जी। सुदर्शन जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाज़ार विशेषज्ञ हैं और आप भी इनसे सलाह ले सकते हैं। जो भी सवाल करना चाहें करंट सिनेरियो के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, निवेश के बारे में, आप सीधे टेलीफोन पर सवाल कर सकते हैं। नोट कीजिए, हमारे फ़ोन नंबर्स 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर 26600049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आप फ़ोन लगा सकते हैं 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। बाज़ार से संबंधित, निवेश से संबंधित या जो भी आपकी जिज्ञासा है, आप सीधे फ़ोन करके हमारे विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। सुदर्शन जी, करंट सिनेरियो हमने आज का विषय रखा है, और ये वास्तव में इस समय चूँकि देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से या आगे आने वाले समय के मद्देनज़र, क्योंकि आगे आने वाले समय में काफ़ी चुनाव का भी तैयारियां हैं और निश्चित रूप से नीतियों का असर पड़ता है बाजार पे। बिल्कुल सही है ना। और अभी भी US फेडरल जो है वो रेट बढ़ाई है, आगे फिर उनकी समीक्षा का समय आ रहा है, और निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गतिविधियाँ होती हैं उनका असर हमारे भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है सर। क्या कहना चाहेंगे ये करंट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? करंट सिनेरियो की हम अगर बात करें, हम हमारे बाज़ार की बात करेंगे स्पेशली, तो हमारे बाज़ार लगभग 2 साल से उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे आज हैं। यदि हम बात करें, 2 फाइनेंशियल ईयर हमारे निकल गए हैं, दोनों फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं उनमें, तो इसे हम एक तरह से टाइम करेक्शन बोलेंगे। ये जो अभी बाज़ार का लेवल वही है जो 2 साल पहले था, पर अर्निंग्स बढ़ी हैं, तो वो जो उस लेवल को मेंटेन किया बाज़ार ने, वो टाइम करेक्शन है। तो इस टाइम करेक्शन का हमारे दर्शकों ने फ़ायदा उठाना चाहिए। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, और जिस हिसाब से अगर आप देखें, पिछली मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी RBI की आई थी, उसमें उन्होंने एक पॉज लिया। अभी तक वो लगातार रेट बढ़ा रहे थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे। इस बार उन्होंने पॉज लिया, और पॉज लिया इसका इंडिकेशन ये कि शायद वो अगले महीने जो फिर जून वाली पॉलिसी आनी, उसमें भी मुझे लगता है वो पॉज लेंगे, वो ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। तो ये पॉज लेने वाली प्रक्रिया जो 1-2 महीने चलती है, उसके बाद जब वो मार्केट के जो इंटरेस्ट रेट घटने वाला समय जब चालू होता है, उसके बाद बाज़ार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो ये जो समय मिल रहा है, ये आने वाले 2-3 महीने जो निवेशक के पास है, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। धीरे धीरे STP के माध्यम से अपना निवेश आने वाले 3 या 4 महीने में वो उनकी डेस्टिनेशन स्कीम में ज़रूर से डाल दें। जी, तो आपकी नज़र में ये जो समय है अभी, हाँ, ये ख़रीदारी के लिए या बिकवाली के लिए, किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? ये खरीदारी के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा। जैसा मैंने अभी बताया कि 2 साल से तो हमने कुछ बाज़ार में हलचल ज़्यादा देखी नहीं है, तो ये जो समय खरीदारी के लिए अच्छा समय है। यदि इंटरनेशनल स्थितियों को भी देखें, जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, वो भी अब लगभग थक से गए हैं दोनों देश तो वो भी अब कहीं ना कहीं उस स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, वो अप्रभावी हैं। हाँ, वहाँ की जो भी रिएक्शन आ रहे हैं वो हमारे वो घटनाएं उतना प्रभाव नहीं डाल रही हैं। हम जब पहली बार कोई चुटकुला सुनते हैं तो बड़ी हंसी आती है, पर बार बार उसी चुटकुले को रिपीट करेंगे तो हंसी नहीं आएगी आपको कभी भी। तो वही चीज़ हो रही। पिछले हम 1.5 साल से उन घटनाओं को रोज देख रहे हैं, तो उनका असर ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक भारत की तरफ किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अभी तो विदेशी निवेशक हमारे पास उतनी जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम फेड रेट की बात करें और हमारे RBI के रेट की बात करें, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया है। पहले किसी समय में 4-5% से ज़्यादा बड़ा स्प्रेड होता था, अभी लगभग 1-1.25% का अंतर है। तो उस 1-1.25% के अंतर में अभी उनको जब पैसा वहीं अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ क्यों रिस्क लेंगे? अच्छा। तो इसलिए अभी इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा हम जल्दी बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, और हमें भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय बाजार स्वावलंबी हो चुके हैं लगभग। हमारे घरेलू निवेशक इतना पैसा डाल रहे हैं। 14,000 करोड़ का SIP बुक है, जो हर महीने 14,000 करोड़ SIP के माध्यम से मार्केट में आ रहा है। तो जब हमारे FII बाहर हुए थे, उस लेवल पे उनका वापस एंट्री कभी नहीं होगी, अब वो उससे ऊपरी ही स्तर पे आएंगे। अच्छा। हाँ,
तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं और जी। बाजार आत्मनिर्भर हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। अच्छा, इस समय जो निवेशक नया निवेश करना चाह रहे हैं हाँ, हाँ। या कुछ अपने निवेश को बदलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं या बाहर भी आना चाहते हैं, उनको जी। आप क्या सलाह देंगे? क्या वो वेट करें या कुछ निर्णय लें? देखिए प्रेम जी, अगर उनको कोई आवश्यकता है हाँ, तो आवश्यकता वाले को तो हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। बिल्कुल सही। पर यदि वो केवल एक निवेश माध्यम से निकल के दूसरे निवेश माध्यम में अगर जाना चाहते हैं तो उनको इक्विटी में यदि वो हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में उनका इन्वेस्टमेंट यदि है तो थोड़ा वेट करें। उसके बाद नए हाई मुझे दिख रहे हैं यहाँ से बाजार में बनते हुए। जी। 2024 का जो हम शुरुआत 24 के बाद देखेंगे तो फिर वो तो 24 की शुरुआत हमें बड़ी जबरदस्त अच्छी स्वागत ज़बरदस्त होगा है, लगेगी। ये तो खैर मान रहे हैं। बिल्कुल। तो तब की प्लानिंग अगर हाँ। अभी से कुछ रणनीति सोची जाए, तैयार हाँ। की जाए, वो क्या होना चाहिए अभी से अगर कि हम आगे आने वाले 1-1.5 साल में हम उस स्थिति के लिए तैयार रहें? जी, जैसे मैंने अभी बोला आपको 4-6 महीने का समय जो आपके पास है, जी। इस समय में आप एसटीपी के माध्यम से अच्छा अच्छा। जैसे स्मॉल कैप या मिड कैप अभी काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, बहुत सस्ते अवेलेबल हैं स्मॉल कैप। अच्छा हाँ, उनमें वो एसटीपी के माध्यम से निवेश करें। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा सस्ता है। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की तो वो बड़ा सस्ता है। अच्छा। तो इस तरह के माध्यम में इस तरह के पोर्टफोलियो वो डिज़ाइन करके उनके पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी हों, जो उनके सलाहकार हैं, उनके साथ बैठ के जी। इसको डिज़ाइन करें और वो 6 महीने आने वाले 6 महीने में उस पैसे को उन फंड्स में डाल दें। तो उसके बाद 1.5 साल तो मैं नहीं बोलूँगा, पर 3 से 5 साल में वो पोर्टफोलियो उनको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बिल्कुल। जी। जी जी। अच्छा, इस समय क्या आप परिस्थितियां देख रहे हैं, अनुकूलता कितनी उसमें आपको नज़र आ रही है कि लोग इक्विटी की तरफ ज़्यादा फोकस करें या फिर म्यूचुअल फंड में जाएं? देखिए, मैं तो एक सिंपल सी बात करूँगा आपको। यदि इक्विटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ लगेगी। अच्छा अच्छा। यदि कोई व्यक्ति, कोई निवेशक डायरेक्ट शेयर मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं तो वो कहाँ से उनकी पास उसकी स्टडी लेके आएंगे? वो या तो कुछ किताब पढ़ेंगे, हाँ। या टीवी देखेंगे, या अखबार पढ़ के देखेंगे। तो वो न्यूज़ काफ़ी लेट पहुंचती है। पर यदि वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में निवेश करेंगे तो एक म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी उनके निवेश को संभालने के लिए फंड मैनेजमेंट टीम मैनेजर है होती है। जो कि एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल, और ये तो हम बार बार आगाह करते रहते हाँ। हैं हमारे दर्शकों को कि किसी के कहने से या प्रचार प्रसार, जी। एडवर्टीजमेंट देखकर कभी निवेश का कभी डिसीजन निवेश ना करना लें। ही नहीं है। आप अपने विशेषज्ञता खुद बढ़ाइए, आप स्टडी कीजिए, मार्केट के अपडेट्स कंटिन्यू आप देखते रहें, बिल्कुल सही बात है। तो आप बिल्कुल बराबर टच में रहेंगे, तो आपको अनुभव होते जाएंगे और आपके अंदर खुद ये काबिलियत पैदा होगी हाँ। कि आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। वो पर फिर भी आपको एक आपका अधिकृत एडवाइज़र होना चाहिए जो आपको प्रॉपर तरीके से सलाह दे सकता है। क्योंकि निवेशक जब बाज़ार टूटता है या जब बाज़ार तेज़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी की तरफ जाता है तो वो इमोशंस को निवेशक कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल। उन इमोशंस को कंट्रोल। विशेषज्ञता की तो सुदर्शन जी, यहाँ तक मेरे को याद आ रहा है एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि क्रिकेट का मैच हम देखते हैं जी। या कोई भी मैच होता है, तो जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं वो बॉलर का दौड़ने की गति देख के, उसके एक्शन देख के, उसके चेहरे के हाव भाव देख के, हाथ का एक्शन देख के समझ जाते हैं कि बॉल किस तर्ज की फेंक रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना? तो वो पिच पर आप डटे रहिए, लेकिन आपको विशेषज्ञता की साथ पिच पर डटे रहना। यस, यही चीज़ ज़रूरी है। और बॉलर को ताड़ते रहें, बॉलर को ताड़ते रहें और साथ में आपके कोच के साथ में बने रहें, बने रहें। क्योंकि आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वो कोच बहुत ज़रूरी है। वो ही आपके इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज पैनिक होके आप बेच सकते हैं। हाँ। या आप ग्रीडी होके महंगे बाजार में खरीद सकते हैं। तो उस चीज़ों को रोकने के लिए कोई तो होना चाहिए आपके पास। सही है, सारथी बहुत जरूरी है। हाँ, सारथी हमारे अर्जुन अकेले होते तो शायद महाभारत का युद्ध दूसरी होती। बिल्कुल। वो एक तरफ पूरी सेना थी श्री कृष्ण की और एक तरफ केवल श्री कृष्ण थे जो सही सलाह अर्जुन को दे रहे थे। वो सही सलाह ने ही महाभारत युद्ध ने जिताया। सुदर्शन जी, बातचीत हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुकी हैं, भावना सिंह भोपाल से। जी जी भावना जी, स्वागत है, सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जी कि समय गोल्ड में निवेश करने के लिए अच्छा है क्या? जी, क्या बोला? देखिए, अब
ये भावना सिंह जी का जरा मोह है सोने की तरफ, स्वर्ण, अच्छा, सोना, गोल्ड। ओके। तो इनको निवेश में सबसे बेहतर विकल्प अभी गोल्ड की तरफ लग रहा है, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, लॉन्ग टर्म में गोल्ड, प्रेम जी, भावना जी को भी मैं बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में हमेशा गोल्ड 8-9% का रिटर्न देता है। तो इन्फ्लेशन को बीट अगर करना चाहती हैं आप, तो गोल्ड में बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा अच्छा पर यदि आप इन्फ्लेशन से ज़्यादा अच्छा कमाना चाहती हैं तो फिर इक्विटी में आइए। अच्छा अच्छा हाँ। जी। अच्छा, गोल्ड में भी इस बार जो बजट हमारा आया उसमें नए ये प्रावधान किया गया है कि अब आप फिजिकल गोल्ड को ईटीएफ में और ईटीएफ को फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते जी। हैं। उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये किस तरह की प्रोसेस है। कई बार सलाह अक्सर ये दी जाती है कि गोल्ड खरीदिए, पर ईटीएफ के जरिए दी। नहीं, ईटीएफ से भी ज़्यादा अच्छा माध्यम है साहब जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सॉवरेन आते हैं, बॉन्ड। वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको ईटीएफ में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ। यहाँ पे सरकार आपको 2.5% ब्याज ब्याज देती भी है। देगी। ये ब्याज भी मिल रहा है और आपका गोल्ड सुरक्षित भी है। तो ईटीएफ से ज़्यादा सुरक्षित मुझे लगता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं, कैसे खरीदे जा सकते हैं या कहाँ से लें, किस तरह का उसके एक प्लानिंग करना चाहिए? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके जो भी ब्रोकर हैं, जिस ब्रोकर के माध्यम से आप शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं, या जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड की खरीदी बेची करते हैं, उनके माध्यम से आप इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांसफरेबल भी हैं। अच्छा। यदि आपने डीमेट में लिया है तो उनको बेच भी सकते हैं खुले बाजार में, उसे बेचा भी जा सकता है। अच्छा उसमें ऐसा कोई वो जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर वो बिक जाता है। अच्छा अच्छा। उसमें लॉकिंग ज़रूर होता है इस 5 साल का। 5 साल का लॉकिंग हाँ, होता है। पर आप उसे बेच सकते हैं 5 साल का लॉकिंग उस केस में जब उसको रिडीम कर रहे हैं आप। जी। अच्छा, इस पे जो रिटर्न मिलता है हाँ, वो हाँ। किस तरह से ब्याज मिलता है? वो साल में 2 बार ब्याज मिलता है उसमें। जी। हर 6 महीने में आपको 2.5% सालाना, 2.5% साल। सालाना वो 2.5% का आधा मतलब 1.25% आपको 6 सवा महीने सवा बाद करके सवा ढाई। सवा करके 2 बार ब्याज मिलेगा। अच्छा। और आपका जो गोल्ड है, जिस भाव से गोल्ड आपने आज खरीदा है और जो 5 साल बाद उसका भाव होने वाला है, उस 5 साल बाद वाले भाव पे ही आपका गोल्ड रिडीम होगा। मतलब दोनों बातें हैं। अगर आपके पास समय है, 5 साल आप रुक सकते हैं और 2.5% ब्याज का भी लाभ उठा सकते हैं, तो आप ये ले सकते नहीं, हैं। 5 साल भी नहीं रुकना है, आप तो कभी भी बेच सकते हैं जब आपकी हाँ, ज़रूरत खैर। हो। मार्केट में बेचा जा सकता है उसको, पर वो ईटीएफ से ज़्यादा बेहतर माध्यम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक चंद्रेश जी टेलीफोन लाइन पर हैं भोपाल से। जी चंद्रेश जी, सवाल कीजिए सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्ते, सवाल कीजिए। मेरा सवाल विशेषज्ञ से है। जी। काफी समय से आईटी स्टॉक में गिरावट रही है, अच्छा। क्या यह सही समय है इसमें निवेश करने का? जी जी। जी चंद्रेश जी, आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल सही बोला आपने, काफ़ी समय से गिरावट रही, क्योंकि पूरे अगर हम वर्ल्ड की स्थिति देखें तो कोरोना के बाद से सबके साथ समस्याएं थी। उस वजह से हमारा आईटी सेक्टर जो है, मैक्सिमम जो व्यापार आता है उनका बाहर से ही आता है, देश से बाहर से। तो अब जो स्थितियां सुधर रही हैं, तो हमें आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे आप आईटी सेक्टर में निवेश करें। वो 3 से 5 साल रखिएगा, वो अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि आज बड़े सस्ते हैं आईटी स्टॉक्स भी। जी। तो चंद्रेश जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सुदर्शन जी, कार्यक्रम हम जारी रखेंगे। फिलहाल गुमशुदा की जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कुछ। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, काजल की है। इनकी उम्र है 15 साल। रंग सांवला है, चेहरा गोल है, कद 5 फीट, बदन सामान्य, सलवार सूट पहनी है। ग्राम बालमपुर, सूखी सेवनिया, भोपाल से लापता है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अश्वनी मेवाड़ा, उम्र 19 साल है, कद 5 फीट, चेहरा गोल, रंग सांवला, एकेरा बदन है, जीन्स टॉप पहनी है। ग्राम कुराना, परवलिया सड़क, भोपाल से लापता है। दीक्षा लोधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इनका चेहरा गोल है, रंग गोरा है, कद 5 फीट है, सामान्य बदन है, उम्र 19 साल है, जीन्स टॉप पहने हुए हैं। सेमरा नज़रिया, सूखी सेवनिया, भोपाल से लापता है। आयशा खान की उम्र है 18 साल, कद 5 फीट, चेहरा गोल, रंग गोरा है, इकेरा बदन और सूट ट्राउज़र पहने हुए हैं। ग्राम परवलिया सड़क, भोपाल से लापता है। इनके संबंध में जानकारी मिलने पर आप यहाँ सूचना दे सकते हैं। पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल।
तो सुदर्शन जी, निवेश में हम बात कर रहे थे, सोवरन बॉन्ड के बारे में बात की। चंद्रेश जी का सवाल आया था जी। और वो पूछ रहे थे कि क्या ये इक्विटी के लिए उपयुक्त तो समय है। जी। तो इक्विटी पे तो हम खैर पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, इन दोनों का मिला जुला एक संगम होता है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड या अपना डेट फंड्स वगैरह का सारा, अगर इस तरह का पोर्टफोलियो बनाया जाए तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जिसमें इक्विटी का भी लाभ मिले और म्यूचुअल फंड की सुरक्षा भी मिले, डेट फंड की तरह गारंटी भी मिले कि कम से कम इतना तो आपको रिटर्न मिलना है। देखिए प्रेम जी, ये सही सवाल है आपका। इक्विटी और डेट का जो मिक्स होता है उसे हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। ये हाइब्रिड फंड कई तरह के होते हैं, पर डेट में भी कभी कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड में। हाँ। तो हाइब्रिड फंड्स होते हैं। हाइब्रिड फंड आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार निवेशक जो भी रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से वो चयन कर सकते हैं, जिसमें 10% इक्विटी से लेके तो 70% इक्विटी तक के हाइब्रिड फंड अवेलेबल हैं। अच्छा। हाँ, वो तो उनके फाइनेंशियल गोल और उनका रिस्क एपेटाइट, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही निवेश करें। तो अभी आप किस तरह का पोर्टफोलियो आपके अनुसार सही होना चाहिए जो आगे लाभ दे निवेशकों को? देखिए, यदि निवेशकों के पास उनके जो फाइनेंशियल गोल है वो 5 साल से कम के हैं, अच्छा, उस केस में वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाएं, मेरी सलाह रहेगी। सामान्य तौर पर 5 साल से कम का तो खैर उतना हाँ, उचित नहीं रहता। 5 वो साल से ज़्यादा के आपको होराइजन रखनी पड़ेगा अगर बिल्कुल आपको सही अच्छा बात रिटर्न है। चाहिए। यस, यदि आपका 5 साल से ज़्यादा का होराइजन है और आपके बीपी में इक्विटी की गड़बड़ से आपका बीपी घटता बढ़ता नहीं है, तो फिर आप 5 साल से ऊपर में इक्विटी में निवेशित रहें और बाय राइट एंड सेट टाइट वाला फार्मूला अप्लाई करें। अच्छी चीज़ लें, अच्छे फंड्स लें और उसे फिर बेफिक्र होकर। अच्छी चीज़, अच्छे फंड्स तो सभी लेना चाहते हैं, बट आप तो खैर विशेषज्ञ हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है, या कोई एक नए निवेशक हैं, उन्होंने थोड़ा सा जानकारी अपनी कलेक्ट कर ली है और उनको कुछ अनुभव भी है मान लीजिए, लेकिन बाजार में इतनी वैरायटीज़ हैं, इतने सैंपल हैं कि फिर उनमें चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर, इसीलिए मैंने बोला कि उनके कोच ज़रूरी हैं, उनके एडवाइज़र ज़रूरी हैं। चलिए हम इसको इस तरह से पूछते हैं कि मान लीजिए आप बाजार विशेषज्ञ हैं जी, तो किसी चीज़ का चयन करने के लिए आप क्या क्या वो पैरामीटर सामने रखते हैं? क्या वो ऐसे पैमाने हैं जिनके आधार पर आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ, आगे आने वाले समय में ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये रेस को जिता देगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बोला आपने, पर वो हर व्यक्ति के लिए लंबी रेस का घोड़ा एक अलग हो सकता है। तो क्योंकि ये % टू % वेरी करता है, हम इसको एक थंब रूल नहीं बोल सकते कि साहब ये जो स्टॉक है, ये फंड जो है, ये एक क्रॉस इंडिया सबके लिए बहुत अच्छा है। वो हर व्यक्ति के लिए अलग है। सही है। इसलिए मैंने वो बोला कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये उनका निवेश सलाहकार ही सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। हम चूंकि उनसे काफ़ी दूर हैं, तो हम उन्हें उतना सलाह नहीं दे सकते हैं, फिर भी हम ये ज़रूर बेसिक हम बता सकते हैं। बिंदु कौन से हैं बिल्कुल, जिनके आधार पर एक ये निष्कर्ष के नज़दीक पहुंचा जाए? हाँ, यदि हम बात करें आज, तो आज अगर उनका 5-10 साल से ऊपर का होराइजन है तो उनको स्मॉल और मिड कैप में आना चाहिए निवेशक को। अच्छा। ये समय स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स जो हैं काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं। पिछले 2 साल में अगर देखेंगे तो पिछले 2 साल का नेगेटिव है स्मॉल कैप स्पेशली, अभी भी 3.5-4% का दे रहे हैं। नहीं, 3.5-4% नेगेटिव है इनके हाई से। अच्छा। हाँ, इस लेवल पे भी तो अभी हमें खरीदने का सही समय है, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाएगा ग्राफ उनका। यहाँ से ऊपर जाना ही जाना है, पर मैं इसको सलाह दे रहा हूँ, आने वाले 5 से 10 साल का अगर आपका होराइजन है तो आप स्मॉल और मिड कैप में जाइए। जी। यदि 5 साल से कम का होराइजन है तो आप लार्ज कैप या फिर आपका हाइब्रिड फंड में आइए। अच्छा जी, बिल्कुल सही। एज फैक्टर भी काफ़ी कुछ इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। एक यंग बच्चा जो है वो हर उसके अप डाउन्स को या बाजार के वोलेटाइल जो नेचर है उसको वो सहन कर लेगा, पर जो व्यक्ति जिनकी एज 60 के ऊपर हो चुकी है, वो रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अब उनका अगर वो पैसा 100 रुपये 90 रुपये हो जाएगा तो उन्हें थोड़ी चिंता होती है। चिंता भी रहती। फिर यंग एज में क्या है कि आगे बहुत लंबा समय आपके पास है, जीवन है पूरा लंबा, आप भरपाई कर सकते हैं जो भी नफा और नुकसान कमा होता रहे है हो तो वो उसकी भरपाई हो जाती है। तो ओल्ड एज में जो लगभग सीनियर सिटीजन हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से निवेश का लाभ भी लेते रहें और जीवन को भी सुरक्षित रखें? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे सभी वरिष्ठ जो निवेशकों से एक ही सलाह रहेगी कि सबसे पहले हमारे पैसे की सुरक्षा हम देखें।
हाँ। जो हमने हमारा मूलधन लगाया है उसको पहले सुरक्षित करें, उसके बाद उस निवेश पे ज़्यादा रिटर्न्स की संभावनाओं पे हम जाएं। अगर हम केवल एक ही साइड देखेंगे कि हमें उस पर 18% या 20% का रिटर्न पे दौड़ना चालू करेंगे तो वो शायद हमारी कैपिटल भी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, हाँ। सीनियर सिटीजन जो हमारे वयोवृद्ध जो जी। हैं बुजुर्ग, उनको उतना फर्क उससे नहीं पड़ता कि रिटर्न कितना मिल रहा है, उनके पास जो धन अभी है उसको वो कितना सुरक्षित है, ये सबसे ज़रूरी है ना, और वो सुरक्षा के साथ, सुकून के साथ कितना उनको रिटर्न दे रहा है, वो ही सबसे ज़रूरी वो है, महत्वपूर्ण होता है। वो सबसे तो महत्वपूर्ण ऐसा है। कौन सा विकल्प है जो उनके लिए उचित रहेगा? वो इक्विटी सेविंग या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जा सकते हैं। अच्छा। बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी सेविंग कैटेगरी में बहुत कम इक्विटी का एक्सपोजर के साथ में वो जी उनके पोर्टफोलियो को कई ऐसे भी ले फंड्स सकते हैं। होते हैं जो आपको एक समय के बाद निश्चित पेंशन के तरह एक राशि देते हैं, हर वो महीने आपको मिलती जाती है। एसडब्ल्यूपी वगैरह के बारे में? एसडब्ल्यूपी से यही बैलेंस एडवांटेज और इक्विटी सेविंग प्रोडक्ट से ही वो एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ से एसडब्ल्यूपी, तो एसडब्ल्यूपी अगर हमको एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में अगर राशि चाहिए, हाँ, तो हाँ। किस तरह से एसडब्ल्यूपी शुरू करना चाहिए? देखिए, अगर आज हम निवेश कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से हम 1 साल का एक वेटिंग पीरियड लें, हाँ। और 1 साल बाद से उसकी एसडब्ल्यूपी जो बैंक का करंट ब्याज चल रहा है, अच्छा। फॉर एग्जांपल आज हमें 6% अगर बैंक का ब्याज मिल रहा है तो 6% से आप एसडब्ल्यूपी की रकम विड्रॉ करें। अच्छा। और बाकी पैसा उसमें ग्रो होने दें। उससे जी। फ़ायदा ये होगा कि देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, ये जो 6% है ये कुछ समय बाद आपको कम लगेगा। हाँ तो सही है। वो जो पैसा स्कीम ने आपको ग्रो करके दे दिया है, जो आपने निकाला उसके अलावा जो उसमें बन गया है, उसकी वैल्यू जो बढ़ चुकी है, उसमें आपकी एसडब्ल्यूपी नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आपकी एसडब्ल्यूपी वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हर 5 साल में आप रिवाइज करिए एसडब्ल्यूपी को, अच्छा अच्छा। आप बढ़ाते चलेंगे उसमें। जी। ये बैंक एफडी या ये पोस्ट ऑफिस एफडी, उनमें हम ये नहीं कर सकते। इसकी सबसे अच्छी म्यूचुअल फंड सही है जो हम बोलते हैं ना, उसका यही कि ये एक म्यूचुअल फंड की बड़ी अच्छाई है अच्छा। कि यदि कोई सीनियर सिटीज़न या कोई भी व्यक्ति 20-25 साल के लिए वो एसडब्ल्यूपी लेना चाह रहे हैं तो हर 5 साल में वो रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर सकते हाँ, वो बढ़ते जाएगा उनका एसडब्ल्यूपी हैं। अच्छा, अमाउंट। पोस्ट ऑफिस में भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, तो ज़्यादातर लोग उधर भी जाते हैं। वो गारंटेड स्कीम्स होती हैं। जी। यदि हमको ये दिखता है कि हमें लिखा हुआ 7% लिखा हुआ, 6% वो लिखा उतना हुआ मिलता है। हमें संतुष्टि देता है, तो हमें फिर बैंक और पोस्ट ऑफिस वहाँ जाना की चाहिए। तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पैसे से थोड़ा खेलना है, आपको हाँ। पैसे को खिलाना है, तो फिर आप पैसे इधर को आइए। मेहनत करानी है, खिलाना नहीं है। पैसे को मेहनत करानी है। क्योंकि जो तो इधर समझदार आइए। लोग होते हैं, हाँ। विशेषज्ञ आप जैसे ही ये बोलते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं, हाँ। वो फिर रिटायरमेंट के बाद खुद मेहनत नहीं करते, उनका पैसा पैसा मेहनत उनकी करता है। मेहनत करता है और पैसा कमा के उनको देता है। बिल्कुल सही है। देखिए, आप और हम या बाकी दर्शक भी जो उनका काम करते हैं, कोई 8 घंटे का काम कर रहा है, कोई 12 घंटे का काम कर रहा है। हाँ। पर मेरा कहना है आपके पैसे को आप 24 घंटे काम पे लगाइए, 24 घंटे काम करता है। तो ही तो वो आपके काम आएगा। बिल्कुल सही नहीं, है। काम नहीं करता है, अगर वो घर की तिजोरी में बंद है तो कुछ भी काम नहीं नहीं कर रहा करेगा, उसको लगाइए, उसको लगाइए काम मोर्चे पर भेजिए। उसको मोर्चे पे भेजिए, उसको काम पे लगाइए, उसको 24 घंटे काम कराइए। बिल्कुल 24/7 हाँ, आपका तो सेवा फिर वो करेगा। आपका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बिल्कुल। हाँ। कई बार लोग ये होते हैं ना कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत पहले से प्लानिंग कर लेते हैं और इसी उम्मीद है कि साहब बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, ये है। हाँ। लेकिन वो उनके जो प्लानिंग होती है, आजकल एजुकेशन भी बहुत महंगी है। हाँ। तो वो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि लगभग 8-10 साल के लिए कोई अगर पहले करे, बड़े संक्षेप में आप बताइए कि बच्चों के एजुकेशन को देखते हुए क्या फंड की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बच्चों के एजुकेशन को देखते हुए यदि 10-12 साल पहले जब बच्चा छोटा है उसी समय प्लान अगर कर लिया तो बड़ा पेन नहीं होगा। आप उसकी एजुकेशन का सारा फंड आप इंतज़ाम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छे से इंतज़ाम हो जाता है। मैंने कई ऐसे मतलब अनगिनत मेरे पास उदाहरण हैं जिसमें कि बच्चों की एजुकेशन का इंतज़ाम हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो पहले से आपको प्लानिंग करके Yes, रखना पहले से पड़ेगी planning और करके वो रखनी पड़ेगी। स्पेशली उसी गोल बना के उस गोल के लिए आपको ही वही करनी फंड पड़ेगी। निकालना पड़ेगा। उस गोल से इधर उधर डीफोकस नहीं होना आपको। अच्छा अच्छा। और चलते चलते फिर क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को कि इस समय चूंकि उतार चढ़ाव का दौर जी। है ना, आरबीआई की भी हमारी रेपो रेट में परिवर्तन आ रहा है, अभी यूएस फेड ने भी जो की है वो आपने बताया ही। 25 पैसे बढ़ाया है। तो चूंकि जो यहाँ से हमारी जो रेपो रेट आती है या ब्याज दर में उतार चढ़ाव आता है, निश्चित रूप से बाजार प्रभावित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। उसको देखते हुए क्या किस तरह से प्लानिंग की जाए?
अभी बाज़ार का जो लेवल है, अभी हम देख रहे हैं कि लगभग हमारा टॉप हो गया, इंटरेस्ट रेट का टॉप बन चुका है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद से इंटरेस्ट रेट निश्चित रूप कट से का साइकिल परिवर्तन तो चालू आएगा होगा, कुछ। कट का साइकिल चालू होगा। अच्छा। और आप अगर हम पास्ट में भी देखें, हम इतिहास को भी देख के चलें, तो जब जब इंटरेस्ट रेट कट साइकिल होता है, बाजार अपनी नई तेजी के पकड़ता दौर में चला जाता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, ये काफ़ी दर्शकों के लिए फायदेमंद होगी कि जब जब बाजार कट के दौर में जाता है हाँ। तो आगे आने वाला समय आपके लिए ऊपर चढ़ने बहुत के अच्छा लिए होता है। सारा रास्ता इसीलिए मैंने वो बोला कि आने वाले 6 महीने आप पैसा आपके पास है, 4 से अच्छा। 6 महीने, इसमें एसटीपी के माध्यम से आप पैसा इस निवेश समय का करें। लाभ उठा इस लें। समय का लाभ उठाएं आप, जिसका भविष्य में आप फायदा जरूर उठाएं। चलिए सुदर्शन जी, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।